Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please like and share the video. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 10th रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करवा चुका हूँ, ठीक है। उसमें हमने बडिंग, फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर देखना। आज हम यहाँ पर मेन जो डिस्कस करेंगे ना वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, और ये जो टॉपिक है ना इसको समझेंगे हम, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वाई द नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या जरूरत पड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल इससे पहले हम पढ़ चुके, एसेक्सुअल पहले आया था, उसके बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आया था। तो क्या एसेक्सुअल में ऐसी कोई कमियां थी, कुछ एरर्स थी जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, वो डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम यहाँ फ्लावर्स की बात करने वाले, उसके पार्ट्स की बात करने वाले, टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करने वाले, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पॉलिनेशन की बात करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेटर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ द पार्ट्स, सभी पार्ट्स का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। गैमेट फॉर्मेशन, हाउ पोलेंस आर फॉर्म्ड, हाउ एग ओव्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स, और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जो बुक में नहीं दे रखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन को। जाइगोट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पहले पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जिसमें कम से कम 2 सेल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अगर एक सेल है, सिंगल सेल है, यूनी, तो एसेक्सुअल। अगर 2 सेल इन्वॉल्व है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, तो फिर वो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 1 सेल फ्रॉम मदर साइड एंड 1 सेल फ्रॉम फादर साइड, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है और न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वह रिप्रोडक्शन का वह टाइप जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व्स टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, ठीक है। इन दिस रिप्रोडक्शन some processes take place, some processes happens such as gamete formation, gamete formation होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड प्रोसेसेस सच एज गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन एक्सेट्रा टेक्स प्लेस, ठीक है, ये होती है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या मेन विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट टेक प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनमें ज्यादातर बॉडी लेवल का सिस्टम और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें ये होता है। न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखो, ये इसका इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि जो न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर तो होंगे अपने पेरेंट्स के, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी 100% डिट्टो उनकी कॉपी नहीं होंगे, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर तो होती है बट नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल दोनों का जो जीन्स है, दोनों का जो डीएनए वो मिक्स होता है, कुछ नया कॉम्बिनेशन बनाता है, और कुछ अलग तरह का जो न्यू यंग वंस आते हैं उनमें कुछ नया डीएनए होता है, कुछ न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। यूजफुल टू क्रिएट वेरिएशन, ठीक है, ये ही मेन हमारा पॉइंट है जो इसका आंसर है कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे। यूजफुल टू क्रिएट वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन के लिए सबसे ज्यादा सही है ये मेथड। वेरिएशन अगर हमको चाहिए कि नेक्स्ट स्पीसीज में, नेक्स्ट जनरेशन में, पॉपुलेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन शुड बी अराइज इन द पॉपुलेशन एंड दीज वेरिएशन हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। ये वेरिएशन हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल को तो उतनी हेल्प नहीं करते, लेकिन स्पीसीज को एज ए होल उस स्पीसीज को हेल्प करते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि कैसे वेरिएशन यहाँ से आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे, व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरत पड़ी एक एक्स्ट्रा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअली काफी था, ठीक। व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, ठीक है। तो उसका आंसर देखो ये है, टू इंश्योर द बेटर सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज, वेरिएशन आर वेरी एसेंशियल, वेरिएशन आर वेरी बेनिफिशियल to ensure the better survival of a species. So there should be a method of reproduction which ensure the variation and variation in population, and that is
This method which can ensure the variation in species, variation in population is the sexual method of reproduction. That's why the sexual method of reproduction is needed or required. ठीक है, समझ में आया इसका मतलब आपको? इसका मतलब ये है कि for better survival, for better survival of a species, variation should be there in the population, and these variations should be beneficial according to their habitat, according to their एनवायरमेंट. ठीक है, जैसे जैसे बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उस तरीके से उस एनवायरमेंट में उसको रहने में ढलने में हेल्प करे, मदद करे. इस तरह के वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन आते रहने चाहिए. ठीक है, इससे क्या होगा? इससे वो जो स्पीसीज है उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा कि वो लुप्त नहीं होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी, लंबी चलती जाएगी. ठीक है, तो ये कैसे इंश्योर होगी? भाई वेरिएशन आए. तो वेरिएशन आने का केवल एक ही मेथड हो सकता है रिप्रोडक्शन में, जब न्यू कॉम्बिनेशन बने. और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन कब बनते हैं? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन तब बनते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 100% आइडेंटिकल होते हैं, तो कोई वेरिएशन आएंगे नहीं, न्यू जीन के कॉम्बिनेशन बनेंगे नहीं, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, है ना. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हालांकि कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन इसलिए इसकी जरूरत पड़ती. अब देखो नेक्स्ट चीज जो है ना फिर कि भाई वेरिएशन आते हैं तो वेरिएशन से कैसे इंश्योर होता है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि डीएनए कॉपिंग होता है ना. डीएनए कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी बनती है, और डीएनए कॉपिंग होने के बाद में क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन. डीएनए कॉपिंग मतलब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन. भाई डीएनए की कॉपी होती है कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ डीएनए बनता है, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, दोनों का डीएनए फ्यूज होता है, तो दोनों के जीन्स के आपस में मिलने से, मेल और फीमेल गेमेट के जीन आपस में मिलने से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनते हैं. न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन मीन्स न्यू प्रोटीन, और न्यू प्रोटीन मीन्स न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू कैरेक्टर्स, है नई विशेषताएं, कुछ नए लक्षण उसमें आएंगे. सो वेरिएशन, दैट इज वेरिएशन, न्यू कैरेक्टर्स, है ना. जो पहले वाली वेरिएशन आर द कैरेक्टर्स व्हिच वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट, तो ये वेरिएशन आ गई. ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन. और वेरिएशन अगर है तो बेटर सर्वाइवल इंश्योर हो गया. इफ देर आर वेरिएशन एंड बेनिफिशियल वेरिएशन आर देन द स्पीसीज विल सर्वाइव बेटर. ठीक, इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि नए वेरिएशन आए. नए नए वेरिएशन आएंगे तो वो वेरिएशन हेल्प करेंगे, सर्वाइवल में हेल्प करेंगे उस स्पीसीज को. उस स्पीसीज को बेटर तरीके से, वो स्पीसीज जो है बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएगी वेरिएशन से. वेरिएशन आते कैसे हैं? डीएनए कॉपिंग से आते हैं. डीएनए कॉपिंग से वेरिएशन आते हैं. अब आपने पढ़ा है तो आप अगला क्वेश्चन यही होना चाहिए, क्या डीएनए कॉपिंग वाली जो प्रोसेस है उससे 100% ये गारंटी है? क्या ये वो हमें इंश्योर करती है कि जो वेरिएशन आएंगे वो अच्छे ही होंगे हमेशा? ठीक है, उनका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा. इसको कैसे मान ले, इस पर कैसे विश्वास कर ले? भाई हमने क्या पढ़ा है कि नो बायो केमिकल रिएक्शन इज 100% परफेक्ट. तो फिर ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, जो डीएनए कॉपिंग वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस से कैसे हम ये मान ले कि जो वेरिएशन आएंगे वो हमेशा बेनिफिशियल होंगे, या ये 100% हमेशा एग्जैक्ट ही होगी, या सही तरीके से ही होगी ये कॉपिंग प्रोसेस? ठीक है, तो ये चीज आगे उसमें लिख रखी है बुक में. तो उसका मतलब क्या, देखो हम समझते हैं. डीएनए कॉपिंग नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट बट प्रिसाइज एनफ. स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए लिखा है. ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ ले, कर ले, बाद में भी देख ले, आपको पॉइंट वाइज याद रह जाए. नो एब्सोल्युटली एक्यूरेट बट प्रिसाइज एनफ टू मेक सम वेरिएशन. देखो एब्सोल्युटली एक्यूरेट तो नहीं है, ये बात तो मान ली. भाई कोई बायोकेमिकल रिएक्शन 100% सही नहीं होती, ये भी मान लिया कि डीएनए कॉपिंग वाली प्रोसेस भी 100% एकदम सही नहीं होती, उसमें भी कुछ एरर्स होती है. ठीक है, लेकिन इतनी तो होती है, इतनी प्रिसाइज तो होती है, या इतने अच्छे से उस प्रोसेस को किया जाता है कि कुछ वेरिएशन तो आए उसमें. ठीक है, ये मान लिया. Take some variation should be there. If DNA copying is less accurate, अब अगर मान लो डीएनए कॉपिंग वाली प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुई, ठीक है, यानी डीएनए जो बना कॉपी होके वो डीएनए सेलुलर एपरेटस के साथ में फिट नहीं हो रहा है, यानी जो बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है और जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ में जो डीएनए बना है वो डीएनए काम नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है. ठीक है, सेल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो सेल मर जाएगी, सेल विल डाई. ठीक, if DNA copying less accurate, then DNA copies would not work properly with cellular apparatus and then cell would die. Yes, ये होगा, और ऐसा होता भी है. अगर बहुत ज्यादा म्यूटेशन, जिसको हम कहते हैं बहुत ज्यादा अगर म्यूटेशन इस तरह से आ जाए, और म्यूटेशन में भी अगर हार्मफुल म्यूटेशन हो, तो फिर डीएनए कॉपी वो काम नहीं कर पाएगी और वो सेल आगे जिंदा नहीं रहेगी. लेकिन अगर ऐसे वेरिएशन है जो सबटल है, माइनर है और जो अच्छे वाले हैं, तो फिर आगे क्या होगा देखो. और ये कैसे मान ले कि हमेशा वेरिएशन सही आते हैं? तो उसका रीजन ये है, देखो, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कॉपी which already has variation from previous many generation. Since these variations are in living being, so they really don't have bad effect. अब हम क्यों माने? हम इसलिए माने क्योंकि हर बार जो नया वेरिएशन आ रहा है वो डीएनए कॉपी में ही आ रहा है. वो जो डीएनए की कॉपी है जिसमें नया वेरिएशन आ रहा है, वो डीएनए कॉपी किस में है? लिविंग बींग्स में है, हम लोगों में है. और हम में कब से है? पुरखों से है, यानी जनरेशन आफ्टर द जनरेशन वो डीएनए कॉपी हमारे भी अंदर है, लिविंग बींग्स में है. ठीक है, और अगर उनका बैड इफेक्ट होता इतना, तो फिर हम आज कैसे जिंदा रहते? भाई हम तो जिंदा है ना, सर्वाइव कर रहे हैं. कितनी जनरेशन होगी ह्यूमन बींग्स की, तो वो वेरिएशन ह्यूमन बीइंग में जो आते गए थोड़े थोड़े और इकट्ठे होते गए, वो सारे वेरिएशंस अच्छे वाले ही थे.
वो बेनिफिट करने वाले ही थे, तभी तो आज हम जिंदा है और वो सारे वेरिएशन हमारे जीन में है। ठीक है, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि भाई ये वेरिएशन डीएनए में आते हैं और वो डीएनए हम लोगों में है, और ये वो डीएनए जो हम लोगों में है वो पुरखों का जो प्रीवियस जो जनरेशन हमारी, उनका डीएनए भी अपने अंदर रखे हुए हैं, और उसमें और थोड़ा वेरिएशन अच्छा आया, और थोड़ा वेरिएशन आएगा अगली जनरेशन में, और थोड़ा अच्छा वेरिएशन आएगा, ये अच्छा वेरिएशन ऐड होता जाएगा और सारे वेरिएशन जो है वो अच्छे होते जाएंगे। हाँ, क्यों माने? क्योंकि हमारे सामने लिविंग बींग्स है, हमारे सामने ह्यूमन बींग है जिसमें अच्छे वेरिएशन की वजह से वो आज अडेप्ट कर पा रहा है चीज़ों को। आप देखो आज के जो है ना 1000 साल 5000 साल पहले सोचो, आदि मानव के बारे में सोचो, क्या उसका ब्रेन इतना डेवलप था? क्या वो टेक्नोलॉजी के बारे में आज जितनी चीज़ें हैं उतने बारे में समझता है? नहीं समझता। उसका और हमारे जीन्स में कितना हम ये महसूस कर सकते हैं कि कितना चेंजेज हुआ है। तो ये चेंजेज आज बेनिफिशियल है कि नहीं? आदि मानव टाइप का अगर कोई ब्रेन आज के टाइम में आए तो उसको डिफिकल्टी होगी कि नहीं होगी सर्वाइव करने में, और ये सारी चीजें। तो ये अच्छे वेरिएशन आते गए इकट्ठे होते गए, और आज वो वेरिएशन सारे हमारे अंदर है, इकट्ठा है, और हम बेटरली सर्वाइव कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से। ठीक, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई वेरिएशन जो है वो अच्छे होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए कंबाइन फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, सो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन विल बी इंश्योर। और ये चीज तो 100% इंश्योर होगी कि कॉम्बिनेशन दो इंडिविजुअल के जीन आपस में मिलते हैं, दो इंडिविजुअल के जीन आपस में कंबाइन होते हैं। तो जब कंबाइन होंगे तो जब दो का मिक्सचर होगा तो कुछ ना कुछ नया कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही। ठीक है, एक का तो है नहीं कि भाई कोई नया कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये चीज तो इंश्योर करता है कि भाई कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो नया कॉम्बिनेशन होगा, न्यू वेरिएशंस आएंगे, और आएंगे वेरिएशन तो फिर वो बेनिफिशियल है होंगे ही, क्योंकि बेनिफिशियल होंगे तो ही वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज वो सेल तो डाई हो जाएगी। ठीक, तो ये है कि भाई वेरिएशन आने जरूरी है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ सकते हैं, और आएंगे तो फिर वो बेनिफिशियली होंगे, उसको एडेप्टेशन में, उसको सर्वाइवल में हेल्प ही करेंगे। ठीक, अब अगर डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं मेल साइड से और फीमेल साइड से, जो जीन्स आते हैं, जो डीएनए आता है उनका कॉम्बिनेशन होता है और नए नए जीन बनते हैं, नया डीएनए बनता है। तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर तो मेल साइड का डीएनए फीमेल साइड का डीएनए, तो देन डबल द डीएनए इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो डीएनए है दोनों का मेल और फीमेल का जब मिलके आपस में मिक्स होगा तो अगली जनरेशन में तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, उससे अगली जनरेशन में तो उसका 4 टाइम हो जाएगा, उससे अगली जनरेशन में तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा या 4 टाइम हो जाएगा, तो फिर जो जेनेटिक मटेरियल है या जो न्यूक्लियस है, भाई न्यूक्लियस के अंदर ही है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो फिर वो जो डीएनए यानी कि न्यूक्लियस उस सेल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? वो न्यूक्लियस उस सेल के बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो सेलुलर फंक्शन है उसको कैसे परफॉर्म करेगा? सेल ऑर्गेनाइजेशन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात भी सही है। इसका क्या सॉल्यूशन? अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई अब जब डीएनए डबल हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, अगर दोनों का मेल और फीमेल का डीएनए अगर कंबाइन होकर डबल हो गया, तो फिर डबल 4 टाइम, फिर 8 टाइम, 16 टाइम, तो थोड़ी जनरेशन के बाद में 4-5 जनरेशन के बाद में तो फिर डीएनए होगा। देयर विल बी नो स्पेस ऑन द अर्थ फॉर अदर एनीथिंग एल्स, देयर विल बी ओनली डीएनए, केवल डीएनए होगा सब जगह यहाँ पर। तो ये दोनों चीजें हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पर। क्या है? देखो भाई, जब डीएनए मिलकर अगर डबल हो गया तो ये प्रॉब्लम होगी, देन डीएनए वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल सेल ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर विल बी ओनली डीएनए ऑन द अर्थ। जैसे अगर हमारे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो 46 प्लस 46 92 हो गई अगली जनरेशन में, तो उससे अगली जनरेशन में तो 184 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट जनरेशन में 368 हो जाएंगे, और उससे अगली जनरेशन में 736, और कितनी जनरेशन के बाद देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 जनरेशन के बाद में तो हमारे नंबर इतने हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के सेल में, है ना, 1472। तो क्या वो सेल सर्वाइव करेगी? क्या वो बाकी जो सेलुलर एपरेटस है उसके साथ में उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ठीक ढंग से काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है ना। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है, बहुत इंक्रीजेज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे सेल से हम टिश्यू पे आते हैं, टिश्यू से फिर जब हम ऑर्गन पे आते हैं, ऑर्गन से जब हम सिस्टम पे आते हैं, और सिस्टम से बॉडी पे आते हैं, तो जैसे जैसे ये कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। स्पेशल सेल्स, स्पेशल टिश्यूज आर फाउंड विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। तो ये काम करने के लिए भी उनकी बॉडी में, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए भी उनकी बॉडी में कुछ है, और वो क्या है कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, और उन स्पेशल टिश्यू में ऐसी स्पेशल सेल्स होती है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डबल नहीं होने देती, जो डीएनए को डबल होने से रोक देती है अगली जनरेशन में। और वो सेल कौन सी है? वो सेल है सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेल ऑफ द सेल विच प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली जो सेल है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं बाकी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के मुकाबले। हमारी बाकी बॉडी की जो सेल्स होती है उनमें 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन जो स्पर्म, जो मेल गैमेट बना, जो एग बनेगा
उनमें 23 क्रोमोसोम्स है। तो जब 23 + 23 नेक्स्ट जनरेशन में 46, वापस जितने पहले थे उतने ही हो गए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इन मल्टीसेलुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स आर फाउंड इन विच सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, एज कंपेयर टू सोमेटिक सेल्स। जैसे मेल गेमेट में 23, फीमेल गेमेट एग में भी 23 क्रोमोसोम्स, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगेन 46 हो गए, जायगोट में फिर से 46 ही बनेंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो गया। और ये होता है किससे? ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन से, जिसके बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। मियोसिस सेल डिवीजन से ये पॉसिबल होता है कि कैसे मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट एग में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं। ठीक है, अब जब हमने पढ़ा है कि भाई स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पेशलाइजेशन आता है। तो फिर ये जो जर्म सेल्स है इनमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, इन मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दोनों इनमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। यस, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म बोथ स्पर्म और वी कैन से दैट बोथ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट बोथ द जर्म सेल्स आर सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, बाहर से देख के भी पता नहीं चलता, उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मेल जर्म सेल यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, जिनमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी का लेवल, बॉडी जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिस्टम लेवल का है, बॉडी लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है, तो उनमें ये जो जर्म सेल्स होती है ये भी स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, वन जर्म सेल इज मोबाइल and have less energy, okay, that is male gamete or male germ cell. Another germ cell is the large in size and have store food. ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं फीमेल गेमेट। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन है, मेल गेमेट जो है, मेल गेमेट इज स्मॉलर एंड मोबाइल, वेयर एज फीमेल गेमेट इज लार्ज एंड स्टोर्स फूड। ठीक है भाई, फीमेल गेमेट जो है वो फूड स्टोर करके रखता है, क्योंकि जब जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा तो जायगोट फॉर्मेशन से लेके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक, जब तक उसका इंप्लांटेशन नहीं होता यूट्रस में, तब तक के लिए वो स्टोर फूड ही उसको जिंदा रखेगा। ठीक है, तो उसमें स्टोर फूड होता है। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन होता है। देखो, एक जर्म सेल जो है वो स्मॉल है, मोबाइल है, उसका लाइफ पीरियड थोड़ा सा छोटा है, वो केवल 48 आवर तक जिंदा रहती है, और एग जो है वो 72 आवर तक जिंदा रहता है, और उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा, उसमें स्टोर फूड भी है। ठीक है, तो देखो स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, दोनों को किस तरह से अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो ये स्पेशलाइजेशन ही, नीड ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन, और ये जो जरूरत है, ये जो नीड है टू क्रिएट टू डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म सेल्स, ये ही दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को की वजह है। भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सो डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाई? बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ए डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म सेल। ठीक है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रोड्यूस करेगा वो एक डिफरेंट टाइप का जर्म सेल है। दोनों की अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। ठीक, तो भाई फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो एग प्रोड्यूस कर सके, यानी एक ऐसी जर्म सेल प्रोड्यूस कर सके जो कैसी हो, जिसमें फूड स्टोर होता हो, जो थोड़ा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके, जिंदा रहे, इस तरह की। तो जरूरत अलग है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग टाइप का हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसी जर्म सेल प्रोड्यूस करनी है जो कैसी हो, मोबाइल हो, तो फिर वहां पर अलग तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, तो इसी वजह से दो अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने, और इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अलग अलग तरह के बने और उन दोनों की नीड अलग अलग तरह की है, इसलिए उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये भी एक वजह है। ये अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लगभग कवर कर लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। देखो, मैं ब्रीफली आपको वापस समराइज कर देता हूँ, ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, इसके बारे में पूरा जो पेज नंबर 133 और 134 पे जो लिखा हुआ है ना, उसका मैं आपको ब्रीफली एक समराइज कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वो हम जान गए। उसके बाद में कि वाई देयर इज ए नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज वेरिएशन आने चाहिए अगली जनरेशन में। भाई, वेरिएशन आएंगे तो वो जो स्पीसीज है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। वेरिएशन कैसे आएंगे? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें डीएनए कॉपिंग होगी। जब डीएनए कॉपिंग होगी तो क्या होगा? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, नए नए जीन बनेंगे। अच्छा, जब नए नए जीन बनेंगे तो मेल और फीमेल के जीन यानी डीएनए क्रोमोसोम्स इकट्ठा होकर डबल तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है। उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में स्पेशल सेल है। वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है, ओवरी है, मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल है। वो सेल जो स्पर्म बनाती है, वो सेल जो एग बनाती है, तो वो क्या करेगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ कर देगी। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे तो हाफ प्लस हाफ फुल, यानी 23 + 23 46, तो रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के नंबर उतने ही रह जाएंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि स्पेशल जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, तो उनकी जर्म सेल भी स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, एक जर्म सेल ऐसी होती है जो छोटी होती है, जिसकी शॉर्ट लाइफ स्पान, जिसका शॉर्ट होता है 48 आवर ही होता है, और वो मोबाइल होती है। वो है मेल स्पर्म, मेल गेमेट
और स्पर्म। दूसरी एक ऐसी जर्म सेल होती है जो एनर्जी को स्टोर करके रखना है, जिसका लाइफ स्पान थोड़ा ज्यादा है, 72 आवर तक है, तो वो है फीमेल गैमेट। अब दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग तरीके बनाने हैं, अलग अलग तरीके के बनाने, अलग अलग तरह के बनाने हैं, इसलिए अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। तो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करे, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इससे पहले हमने एक थोड़ा सा पढ़ा था कि भाई वेरिएशन कैसे हमेशा बेनिफिशियल ही होंगे। तो भाई हमें आज तक जितने भी हमारे पुरखों में आए वो सारे वेरिएशन इकट्ठा है और वो हमें तो कोई नुकसान नहीं किया आज तक। ठीक है, इसका मतलब वेरिएशन बेनिफिशियल है। और नए नए जो आ रहे हैं वो वेरिएशन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते जा रहे हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशन का एक्युमुलेशन हो रहा है, वेरिएशन इकट्ठे हो रहे, तो हम बेटरली सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें फ्लावर को समझना है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बाकी सारे पार्ट फ्लावर को छोड़ के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स है। ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, इट इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, ये स्टेम जो सूट है उसी का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन होकर फ्लावर बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो, अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताने वाला हूं इसके बाद जस्ट कि देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सबसे बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर स्टामेन और फिर पिस्टिल। पिस्टिल यानी कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल कार्पेल भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में हो, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, तो वो बाइसेक्सुअल है। बाई मतलब टू, जिसमें टू सेक्स हो, यानी जो बोथ मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट जिसके पास हो वो तो हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिसके पास केवल एक ही पार्ट है, या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इधर कंटेन इधर स्टामेन और कार्पेल। या तो इसके पास स्टामेन यानी मेल पार्ट होगा या फिर कार्पेल यानी फीमेल पार्ट होगा। और जिसके पास दोनों है, विच कंटेन बोथ स्टामेन एंड कार्पेल, इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। अब कुछ एग्जांपल है। देखो, ये एग्जांपल एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस बार एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस है, करना ही है आपको जहां तक है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में होने के चांसेस लग रहे हैं आपके एग्जाम, तो आप ये याद रखना। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे नॉन है, ज्यादातर जो कॉमन है, मैंने उनमें से कुछ एग्जांपल्स लिखे। पपाया और वाटरमेलन, ये दो एग्जांपल दे रखे हैं सीबीएस बुक में। इसमें हिबिस्कस और मस्टर्ड का दे रखा है, ये भी है, आप याद साथ में रख लेना। कॉर्न, ठीक है, कुकुम्बर और मेज, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं विच कंटेन ईदर मेल पार्ट स्टामेन और फीमेल पार्ट कार्पेल। ये बाइसेक्सुअल है, हिबिस्कस है ना, गुड़हल, चाइना रोज, मस्टर्ड, रोज, मैंगो और ट्यूलिप। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं विच कंटेन बोथ मेल पार्ट स्टामेन एज वेल एज फीमेल पार्ट कार्पेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डायग्राम से समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है, उनका क्या रोल है। ठीक है, देखो पार्ट्स की बात कर लेते हैं। फ्लावर्स में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, सेपल्स, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोशियम दैट इज स्टामेन मेल पार्ट एंड कार्पेल्स, पिस्टिल दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है ना, 7th 8th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो। 4 पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, सबसे बाहर वाले जो पार्ट होते हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, सिंगल उनकी एक यूनिट जो होते हैं ना, सिंगल यूनिट, उसको हम सेपल कहते हैं। एज ए वोल, वो एज ए वोल कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, कैलेक्स। पेटल्स कलरफुल पार्ट होते हैं, ज्यादातर कोरोला कहते हैं। एज ए यूनिट इट इज कोरोला। उसके जो सिंगल है, एक जो पत्ता होता है उसका एक पंखुड़ी, उसको हम कहते हैं पेटल्स। ठीक है, एंड्रोशियम और स्टामेन इज द मेल पार्ट एंड कार्पेल एंड कार्पेल और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं हम। देखो, ये जो डायग्राम मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी है, इसमें आप देखो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, ये ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं और ये सेपल्स होते हैं। ठीक है, सेपल्स, आउटर मोस्ट वॉल, सबसे बाहर का घेरा जो होता है वो सेपल्स होता है। मोस्टली ग्रीन इन कलर। ठीक है, ज्यादातर ग्रीन इन कलर होता है, किसी किसी में कलरफुल भी हो सकते हैं। व्हेन इट इज कलरफुल इट इज कॉल्ड पेटलॉइड। ठीक है, जब ये पेटल के जैसा हो गया तो इसका नाम हो गया पेटलॉइड। व्हेन इट इज कलरफुल, व्हेन सेपल्स आर कलरफुल इट इज कॉल्ड पेटलॉइड। कुछ केसेस में ऐसा मिलता है, कुछ फ्लावर्स में। अब इसका मेन काम क्या है? तो इसका काम है प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। व्हेन द फ्लावर इज इन इनिशियल स्टेज, अभी बड बनी है, फ्लावर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो फ्लावर के बाकी जितने भी जो पार्ट्स है अंदर, उन सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट रखना इसका मेन काम होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या हो गया कि टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। अब सेकंड पार्ट जो है, देखो ये 2 तरह के पार्ट हो गए, एक हो गया नेसेसरी पार्ट और एक हो गया एडिशनल पार्ट। ठीक है, एक एसेसरी और एक नेसेसरी। नेसेसरी यानी जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो मेन पार्ट है, जिनका मेन काम है वो, और एसेसरी जो सहायता करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या हो गया? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द मेन पार्ट और ये एसेसरी पार्ट है। ठीक, तो एसेसरी और नेसेसरी। सेकंड, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो एसेसरी है।
थर्ड और फोर्थ नेसेसरी पार्ट है। तो कोरोला सेकंड पार्ट है, सेकंड वॉल है, सेकंड दूसरा घेरा बनाता है ये। इसके बाद मोस्टली कलरफुल, ज़्यादातर रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, हैव फ्रेग्रेंस, खुशबूदार होते हैं, अच्छी अच्छी जो स्मेल आती है फ्लावर्स में, ठीक है, वो इन्हीं की होती है ज़्यादातर, है ना। हैव फ्रेग्रेंस, पेटल्स, अट्रैक्ट पॉलिनेटर, इनका मेन काम हो गया टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर, है ना। पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए ही ये ज़्यादातर कलरफुल और फ्रेग्रेंस रखते हैं, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या होता है वो मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको। जो पॉलिनेशन के जो फैक्टर एजेंट है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन आर पॉलिनेटर, जैसे बर्ड्स हो गए, बीज हो गई, है ना, जो पोलन ले जाने का काम करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा वो, तो उनको अट्रैक्ट करना इनका मेन काम हो गया। थर्ड पार्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड द मेंबर ऑफ दिस इज कॉल्ड स्टामेन, ठीक है, स्टामेन कहलाता है इसका। थर्ड वॉल बनाता है, तीसरा घेरा बनाता है। एंड हैव मेल पार्ट स्टामेन, इसमें मेल पार्ट होते हैं, यहाँ पर स्टामेन है। देखो स्टामेन के दो पार्ट होते हैं, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट और एंथर दो पार्ट होते हैं। ये देखो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम स्टामेन कहते हैं। इसके दो पार्ट हो गए, एक तो इसका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसको सीधा खड़ा रख रही है, ठीक है, इसका काम है इसको सीधा बैलेंस रखना, पोजीशन में रखना, इस पोजीशन में रखना कि पोलिनेशन हो जाए, यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए। ये काम हो गया किसका, फिलामेंट का। फिलामेंट के साथ में दूसरा पार्ट है एंथर, एंथर को ही सही पोजीशन में रखने का काम है फिलामेंट का, ठीक है। तो फिलामेंट केवल एक सपोर्टिव पार्ट है, मेन पार्ट जो है वो एंथर है, ठीक है। एंथर द सेक लाइक, एंथर इज द मेन पार्ट, एंथर इज द मेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक लाइक, बैग लाइक होता है, 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब होते हैं इसके अंदर, है ना, 4 लोब्स होते हैं इस तरह से, जैसे फली नहीं होती क्या लेडी फिंगर के जैसे, उस तरह से होते हैं, इसमें 4 लोब्स बने हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है, ऐसे 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स, लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, 4 सेक बनते, 4 लोब्स बनते। प्रोड्यूस पोलन बाय मियोसिस, ये मेल पार्ट है और यहाँ पर मेल गेमेट प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, पोलन में, ठीक है। पोलन मेल गेमेट नहीं है, ठीक है, पोलन तो वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गेमेट बनेगा। तो पोलन प्रोड्यूस करता है किस प्रोसेस से, मियोसिस से। मियोसिस इज द प्रोसेस, मियोसिस इज द सेल डिवीजन बाय विच द पोलन आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। सो एंथर ये हो गया जिसमें मेल गेमेट पोलन प्रोड्यूस होंगे। जो येलोइश पाउडर सा होता है ना, कई बार जैसे हम फ्लावर्स को टच करते हैं, हाथ में लेते हैं तो कुछ येलोइश पाउडर सा हमारे हाथों में लग जाता है, वही पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो वो पोलन ग्रेन यहाँ एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, मेल पार्ट है ये, और मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब जो मेन और फोर्थ पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसका नाम है पिस्टिल या कार्पेल। 3 पार्ट होते हैं इसमें। लास्ट वॉल है, लास्ट घेरा बनाता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। सबसे ऊपर का जो स्टिकी पार्ट होता है जहां पर पोलन आके लैंड करेंगे, यहाँ से जब पोलिनेशन होगा तो पोलन यहाँ आके लैंड करेंगे, यहाँ चिपक जाएंगे, तो उनको चिपकाने के लिए गोंद लगा रहता है, यहाँ स्टिकी पार्ट है, ठीक है, आए और चिपक जाए, ठीक, ताकि पोलिनेशन हो जाए। तो ये स्टिकी पार्ट है, ठीक है, और अलग अलग हो सकता है, किसी में ब्रांच हो सकता है, अलग अलग शेप साइज इसकी हो सकती है। स्टिग्मा, स्टिकी पोलन ट्यूब, स्टिकी पार्ट एंड पोलन लैंड्स हियर। उसके बाद देखो यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, ट्यूबुलर पार्ट है जो उस स्टिग्मा को कनेक्ट करता है ओवरी तक, क्योंकि भाई पोलन यहाँ लैंड हो गए, पोलन को यहीं तक तो थोड़ी रहना है, पोलन को यहाँ तक पहुंचना है। फर्टिलाइजेशन की साइट तो यही है ना, फर्टिलाइजेशन तो यही होगा, जाइगोट फॉर्मेशन आगे जो होगा वो यहाँ, तो पोलन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता तो चाहिए, एक ट्यूब तो चाहिए। तो जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसकी नेक जो है वो है स्टाइल। स्टाइल इज द ट्यूबुलर पार्ट विच कनेक्ट ओवरी टू स्टिग्मा, ट्रांसपोर्ट पोलन, ये पोलन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अंदर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर ये अपनी एक ट्यूब बनाएगा जिसको हम पोलन ट्यूब कहेंगे, और उस पोलन ट्यूब से मेल गेमेट जो है वो यहाँ ओवेरी में आएगा और फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। और लास्ट पार्ट जो इसका है वो है ओवेरी, ठीक है, जो बाद में आफ्टर मैच्योरेशन क्या बनता है, फ्रूट्स। ये ओवेरी वाला पार्ट या फ्रूट में कन्वर्ट होता है बाद में। प्रोड्यूस ओव्यूल्स, जो ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस एग सेल। ये ओव्यूल है, ओव्यूल प्रोड्यूस करेगी, ओव्यूल के अंदर एग सेल होगी, एग सेल, ठीक है। एग सेल इज द फीमेल गेमेट, तो उस एग सेल फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना है मेल गेमेट के साथ में, और यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होना है। ओवेरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो फर्टिलाइजेशन तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें हम अब आगे पढ़ने वाला। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं मेन पोलिनेशन की, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो पोलन ग्रेन का यहां से निकल के यहां चले आना, ठीक है, यहां से यहां चले आना क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो अपना और एक पराया, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। नेक्स्ट है पोलिनेशन। देखो पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं परागण, है ना, पराग कणों का पहुंचना, ठीक है। पोलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, ठीक है। अब
पोलन कहाँ बनते हैं? एंथर में बनते हैं। तो एंथर में से निकल के कहाँ पहुंचेंगे? फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट पे वो पार्ट जो इनको रिसीव करता है वो पार्ट है कौन सा? स्टिग्मा। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस, अपना और पराया। सेल्फ पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज है ना, बुक में कई जगह बहुत अलग अलग जगह देखोगे आप तो अलग अलग जगह कुछ कुछ अलग मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो बस। ये चीज जो है ना वो ये क्या है? सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ दो चीज है यहाँ सेल्फ में। देखो वैसे सेल्फ का मतलब अपने आप है ना, अपने में अपने ही, अपने फ्लोर में एक फ्लोर के अंदर ही हो गया तो सेल्फ। क्रॉस का मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में, तो वो एक फ्लोर उसी पौधे का होना चाहिए कि दूसरे पौधे का होना चाहिए, ये चीज हम समझेंगे। देखो पोलिनेशन हमेशा सेम स्पीसीज में ही होगा। ठीक है, रोज का पोलिनेशन रोज के साथ ही होगा, हिबिस्कस का हिबिस्कस के साथ ही होगा, हिबिस्कस का रोज के साथ नहीं होगा, सेम स्पीसीज होगा, ये तो क्लियर है। अब एक पौधे से दूसरे पौधे में होगा कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में होगा, इसको समझ लेते हैं। देखो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है भाई, पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब किसकी एंथर और किसका स्टिग्मा? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल्फ हो गया। विद इन फ्लावर सेम फ्लावर, सेल्फ हो गया। और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसका एंथर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंचा तो ये भी सेल्फ है, क्रॉस नहीं है, ध्यान रखना। यानी एक पौधे तक, अगर एक प्लांट तक ये लिमिटेड है पॉलिनेशन तो वो सेल्फ है। जब भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की बात हो गई तो फिर वो क्रॉस है। ठीक है, ये इसलिए मैंने बाउंड्री बना रखी है। अब यहां से अगर कोई एंथर जैसे मान लो निकल के यहां तक आता है स्टिग्मा तक, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो विद इन फ्लावर भी सेल्फ है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ हो रहा है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। उसी प्लांट ए का ही एंथर होना चाहिए और उसी प्लांट ए के ही किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा होनी चाहिए। प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्लांट चेंज हो गया तो फिर क्रॉस हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर of one flower to the stigma of another flower of different plant of the same species। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट ए से प्लांट बी हो गया तो क्रॉस हो गया। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट नहीं, अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज होगी तभी होगा, नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन है। इस काम में हेल्प कौन करते हैं? पॉलिनेटर हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर क्या होते हैं? तो देखो बर्ड्स पॉलिनेटर होते हैं, बीज पॉलिनेटर होती है, एयर इज पॉलिनेटर, वाटर इज एंड एनिमल। तीन है देखो पॉलिनेटर यानी विच हेल्प इन पॉलिनेशन, वो पॉलिनेटर होते हैं। तो पॉलिनेटर्स होते हैं एयर, एयर के थ्रू भी पहुंच जाएंगे है ना, हवा से। जब हवा चलेगी तो यहाँ से पोलन जो है वो उड़ के और चले जाएंगे और स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। एयर है, वाटर है, बहुत सारे एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर से पॉलिनेशन होता है। और इसके अलावा एनिमल्स तो है ही, चिड़िया हैं और ये सब है ना, जो नेक्टर को सक करने के लिए बीज और जो हम हुमिंग बर्ड्स और इस तरह की जो बर्ड्स वगैरह उन पे बैठते करते हैं है ना, ये सारे जितने भी होते हैं, जैसे वो बटरफ्लाई है, इंसेक्ट सारे इसमें आ गए, वो सब क्या है? पॉलिनेटर होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ताकि इनमें आगे की प्रोसेस हो। अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पोलन आगे कहाँ पर? स्टिग्मा पर बारात पहुंच गई, अब आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपना है फर्टिलाइजेशन है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट यहाँ पर क्या है? पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के अंदर है ना वो मेल गैमेट होता है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, मेल जर्म सेल होती है। फीमेल गैमेट यहाँ पर क्या है? ओव्यूल है, जिसके अंदर एग सेल होती है। ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन कहाँ होता है? ओवेरी में होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन है। अब देखो बुक में जो दे रखा है ना उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ। बुक में जो दे रखा है पहले तो वो बताता हूँ आपको। देखो बुक में क्या दे रखा है? बुक में ये दे रखा है कि आफ्टर पोलिनेशन पोलन लैंड ऑन, when pollen land on stigma, that is pollination. After pollination, pollen germinates via a pollen tube. Then the pollen tube continues through style and reaches to the ovary. At ovary, the male germ cell, that is pollen, fuse with the female germ cell, that is egg cell, and form zygote. Then zygote develop into embryo, and then embryo convert into seed, and ovary will repand, ovary will convert into fruit. All the accessory parts will shrivel off. ठीक, यानी पॉलिनेशन हुआ, पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचा स्टिग्मा पर। अब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, वो उगेगा और एक ट्यूब बनाएगा। ठीक है, जैसे ये है, ये एक ट्यूब बना रहा है तो इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। पोलन ने बनाई है ये ट्यूब, इस स्टाइल से होते हुए ओवेरी तक पहुंचेगी। और जो माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये से उल्टा करके रखा हुआ है,
इस एंड से, माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर घुसेगी पोलन ट्यूब, और अंदर घुसते ही सबसे पहले यहाँ पर एग सेल है, उस एग सेल के साथ में इसका जो ये पोलन ग्रेन है मेल गैमेट वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और जायगोट फॉर्म कर लेगा, जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड, ठीक है। यानी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी टर्न इनटू द फ्रूट। ये हो गया खत्म। अब देखो एक थोड़ा सा अलग हटके आपको चीज बताता हूँ जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पर सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और वो दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज होते हैं। थोड़ी सी अलग चीज आपको बताता हूँ, देखो क्या है। Fertilization after pollination, pollen reaches to the ovary via pollen tube that is to run through style. At ovary, one male gamete fuse with the ovule. One male gamete fuse with the ovule that is egg cell. This is the fertilization, main fertilization, ठीक है, ये main fertilization होगा। And form zygote, और इसी से जायगोट बनेगा। एग सेल के साथ जो होगा वो जायगोट बनेगा, which gradually develops and become embryo, और इससे एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड मेल गेमिट है, सेकंड न्यूक्लियस जो है पोलन, एक पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक मेल गेमेट जो आता है वो 2 न्यूक्लियस लेकर आता है। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। 2 न्यूक्लियस लेकर आता है और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। तो एक न्यूक्लियस तो फ्यूज हो गया एग सेल के साथ, दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। देखो सेकंड मेल गेमेट फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई दैट इज हैप्लॉइड एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन स्टोर फूड टू द एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या चीज है इसको समझाता हूँ आपको। देखो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ये देखो, ये एम्ब्रियो सेक जो है ना, मैंने इसको अलग से बना रखा है, आप इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो अंदर है ना, अंदर का पार्ट ये वाला एम्ब्रियो सेक इसको कहते हैं, इसको मैंने अलग से बना रखा है डायग्राम। आप देखो यहाँ पर है ना टोटल 7 सेल्स होती है। कितनी सेल? 7 सेल्स। देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। और टोटल न्यूक्लियस होते हैं 8, है ना। 7 सेल और न्यूक्लियस कितने हैं? 8। कैसे? देखो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 सेल आपको यहां दिख रही है और 3 सेल यहां दिख रही है, 3 और 3 6। कितनी सेल होगी? 6 सेल, और 6 के पास एक न्यूक्लियस है तो 6 न्यूक्लियस हो गई। ये एक ही सेल है, ये जो 2 है ना पोलर न्यूक्लियाई जो लिख रखा है, ये एक ही सेल है, डिवाइड नहीं हुई, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं हुई, एक ही सेल है। न्यूक्लियस का केवल डिवीजन हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो ये एक साथ ही रह गए। यानी न्यूक्लियस तो यहाँ पर 2 है, सेल एक ही है। तो 3 सेल 3 सेल 6 सेल और एक 7 सेल। तो सेल तो 7 है लेकिन न्यूक्लियस 8 है, क्योंकि ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, सेल का नहीं हुआ, ठीक। अब देखो पोलन ग्रेन आया और पोलन ग्रेन के पास में है कितने न्यूक्लियस? 2 न्यूक्लियस। ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन लेकर आया मेल गेमेट और इसके पास में 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। पहला न्यूक्लियस जो है जनरेटिव है ना, जनरेटिव यानी जो आगे फर्टिलाइजेशन करेगा, जो मेन न्यूक्लियस है जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो फ्यूज होता है एग सेल के साथ, ठीक है। 2 न्यूक्लियस लेकर आया, एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया, किसके साथ? एग सेल के साथ हो गया फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। ये मेन फर्टिलाइजेशन यही है। और यहां पर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब ये क्या है? अब ये जाइगोट है। जाइगोट से क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा जो न्यूक्लियस आया था पोलन ग्रेन के साथ में, जो दूसरा न्यूक्लियस आया था जो कैसा था? वेजिटेटिव था। वो दूसरा न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होता है किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वो न्यूक्लियस इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। तो अब देखो यहाँ एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस और तीसरा न्यूक्लियस किसका? पोलन ग्रेन का। तो ये फ्यूज होकर क्या बन गई? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गई। 3N बन गया, ये 3N बन गया। क्यों बन गया 3N? क्योंकि ये पहले से हैप्लॉइड था, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होना, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड भाई, हैप्लॉइड होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जो स्पर्म और एग बनते हैं, यानी यहाँ पर जो पोलन ग्रेन और एग बनता है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो जाइगोट बनता है उसमें वापस क्रोमोसोम्स के नंबर डबल हो जाते हैं, तो जाइगोट क्या है? 2N स्ट्रक्चर है। 2N यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और जब N 3 टाइम हो जाए तो वो 3N स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये 3N स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि पहले जो पोलर न्यूक्लियाइड था वो क्या था? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। न्यूक्लियस 2 थे, तो N और N 2N स्ट्रक्चर पहले से ही था, और अभी एक N यानी एक न्यूक्लियस और आ गया, किसका? पोलन ग्रेन का, जो दूसरा वाला न्यूक्लियस था जो वेजिटेटिव था वो। तो अब ये स्ट्रक्चर जो बन गई ना, इसको हम कहेंगे PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एंडोस्पर्म क्या है? ये स्टोर करके रखेगा फूड, जो इसको सप्लाई करेगा किसको? एम्ब्रियो को। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो जो फूड चाहिए वो फूड कौन सप्लाई करेगा? ये एंडोस्पर्म सप्लाई करेगा। एंडोस्पर्म जिसको हम कोटिलेडोन्स भी कहते हैं, मोनोकोट, 2 कोट्स, ठीक है। सीड में हम देखते हैं तो जो स्टोर फूड होता है, जैसे मान लो आपने ग्राम का एग्जांपल लेते हैं, अगर ग्राम चना उसको अगर हम 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो जो उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है, जो उसका आटा है, ठीक है, जो बेसन है,
वो क्या है, वो उसका एंडोस्पर्म है जो स्टोर फूड करके रखा हुआ है। और ये स्टोर फूड किसके लिए है, एम्ब्रियो के लिए है। जब हम सीड को जर्मिनेट करेंगे और जब जर्मिनेट करेंगे तो लीफ नहीं बन जाएगी, लीफ बनेगी तभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, तभी तो वो फूड बनाएगा। जब तक लीफ नहीं बनेगी तब तक उसके डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए जो फूड चाहिए वो फूड एंडोस्पर्म के पास में स्टोर्ड है, इसलिए एंडोस्पर्म फूड स्टोर करके रखता है। तो ये एंडोस्पर्म किससे बनेगा, ये इससे बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये जो 3n स्ट्रक्चर बनेगी नहीं यहाँ पर, अब 3n स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया, एक न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो गया। देखो यहाँ में एक सेल होती है, उसके साइड में 2 सेल और होती है जिनको सिनर्जिड्स कहते हैं, ठीक है। और ये सामने जो 3 सेल होती है इनको 3 सेल इनको एंटीपोडल कहते हैं, ठीक है। और बीच में जो एक ही सेल होती है लेकिन न्यूक्लियस 2 होते हैं उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो पोलन ग्रेन आया वो 2 न्यूक्लियस लेकर आया, एक न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूज हुआ जो हमारा मेन फर्टिलाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब होता है सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गेमी मतलब गैमेट, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट यही हो रहा है। मेन जो पोलर न्यूक्लियस है उसका एग सेल के साथ में यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, तो ये तो सिंगेमी हो गई। और ये क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ भाई, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। डबल तो पहले ही था, 2 न्यूक्लियस पहले थे, एक तीसरा न्यूक्लियस आके ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी क्या है, देखो 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस जो जनरेटिव है वो फ्यूज हो रहा है किसके साथ, एग सेल के साथ, और क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है जो 2n होता है। दूसरा न्यूक्लियस जो आया पोलन के साथ में वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है। और सेकंड जो आया वो वेजिटेटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वो फ्यूज हो रहा है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्या बना रहा है, पेन बना रहा है, PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल, अब ये क्या करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा, फूड स्टोर करके रखेगा, वो फूड इस एम्ब्रियो को सप्लाई करेगा, जब एम्ब्रियो को जरूरत होगी तब इसको मिलेगा वो फूड। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, देखो एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, एक फ्यूजन यहाँ हुआ, एक फ्यूजन यहाँ हुआ। ये मेन है, प्राइमरी है, इसलिए इसका नाम सिंगेमी। सिंगेमी यानी सिंगेमी, सिंग यानी फ्यूजन और गेमी यानी गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ये है, और ये ट्रिपल फ्यूजन 3n, क्योंकि डबल तो पहले न्यूक्लियस था ही, एक न्यूक्लियस और ये ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ी सी अलग चीज थी जो बुक में नहीं है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन मैंने सोचा आपको समझ में आ जाएगा और ईजी है, समझ में आने जैसा ही है, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हो, जब ये आए तो आपके लेवल में इतना ही है, आप इतना भी लिख सकते हो कि पोलन ग्रेन आता है, लैंड करता है, पोलिनेशन हो गया, जर्मिनेशन हो जाएगा पोलन ग्रेन का, जर्मिनेशन के बाद में एक ट्यूब बनेगी जिसको पोलन ट्यूब कहेंगे, वो स्टाइल से होते हुए जाएगी ओवेरी में, और ओवेरी में माइक्रोपाइलर एंड से ये अंदर एंटर कर जाएगी। अंदर एंटर करके इसके पास में जो न्यूक्लियस है, यानी पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है, वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होकर यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू सीड, यानी जो ओव्यूल थे उनसे बन गए सीड, और जो ओवेरी थी वो हो जाएगी रिपंड, यानी पक जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होकर क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी। बाकी जो पार्ट्स है वो सारे स्टाइल सेपल्स पेटल्स वो सब श्रिल ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। कुछ पार्ट्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो पार्ट भी रह जाता है, जैसे ब्रिंजल में आप देखते हो सेपल्स है, चिली में भी रहता है वो थोड़े से सेपल्स ऐसे रहते हैं, और भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे टोमेटो में हम देखते हैं, है ना, टमाटर में वो हरे हरे जो ऊपर पत्ते से रहते हैं, टमाटर तो फ्रूट हो गया, उसका रिपंड ओवेरी है, और ऊपर जो लगे हुए हैं वो उसके सेपल्स वाले पार्ट है। तो कुछ पार्ट बाद में भी रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पार्ट जो होते हैं वो यहाँ पर सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, केवल ओवेरी बचती है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन था। अब सीड फॉर्मेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन के बाद में सीड की ग्रोथ कैसे होती है, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, वो टॉपिक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीड के पार्ट्स और उसके जर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। ये याद रखना आप, तो एम्ब्रियो सेक वाला यही स्ट्रक्चर याद रखना। यहाँ पर 2 चीज मैंने आपको बताई है, मेन वही चीज है। देखो सीड फॉर्मेशन, सीड किससे बना भाई, ओव्यूल से बना। ओव्यूल से कैसे बना, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, पोलन ग्रेन में का जो मेन न्यूक्लियस था, जनरेटिव न्यूक्लियस था, वो फ्यूज हुआ किसके साथ, एग सेल के साथ। तो भाई फ्यूजन से क्या होता है, फ्यूजन इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट तो बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। जाइगोट तो सिंगल सेल है, ठीक है, पहली सेल है जिससे आगे की लाइफ स्टार्ट होती है, तो वो तो सिंगल सेल है, 2n होती है, ठीक है। बाकी ये दोनों जो एग सेल थी और जो पोलन सेल थी, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट था वो भी क्या था, n था, यानी उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे। और जो ओव्यूल एग सेल थी इसके पास में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ थे, दोनों हाफ प्लस हाफ यानी फुल, यहाँ पर 2n स्ट्रक्चर बन गई। ये फर्स्ट सेल हो गई जाइगोट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो, यानी जाइगोट की जो एक सेल है वो एक सेल से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 16 बनेगी, डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर बन जाएगा सीड, ठीक है। अब सीड बन गया, बस काम खत्म हो गया, सीड जर्मिनेशन होगा, नया पौधा बन जाएगा, नया बच्चा आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, बाकी जो पार्ट बचा वो उस सीड के अलावा जो बाकी बचा वो सारे क्या है, वो उसका फ्रूट्स है। तो ओवेरी क्या होगी, ओवेरी सारी
बन गई किसमें, फ्रूट्स में। ये पूरा पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये फ्रूट्स हो जाएगा, ये हमारा बन गया फ्रूट। और ये सारे पार्ट शेड ऑफ हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, सूख जाएंगे। कर लेते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड की, है ना। अभी हमने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट फॉर्मेशन से क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बन गया, सीड। ठीक है, अब ये सीड है, ये सीड है। जैसे मान लो ग्राम का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ये एक सीड है। ठीक है, अब इसको समझते हैं जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, उगता कैसे। जब हम इसको अगर ओपन करेंगे ना तो इसमें ऐसे दो पार्ट आपको बराबर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो दोनों पार्ट है ना, इन पार्ट का नाम है कोटिलेडोन, और इनका काम है फूड को स्टोर करके रखना। किसके लिए, इस एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, ये एम्ब्रियो देखो, ये हमने अभी क्या पढ़ा था यहाँ पर, हमने अभी डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। ये तो जो सिंगेमी वाली कंडीशन है, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गया। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, ट्रिपल फ्यूजन। जो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना था, PEN बना था, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये आगे चल के क्या करेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के ये बनाएगा, क्या बनाएगा, कोटिलेडोन्स बनाएगा। कोटिलेडोन्स बनाएगा, ये कोटिलेडोन्स है ना, 1 और 2। तो डाइकोट सीड, अगर ये एक ही होता तो मोनोकोट होता। तो ये कोटिलेडोन्स है, इन कोटिलेडोन्स में क्या है, फूड स्टोर है। किसके लिए, इस एम्ब्रियो के लिए। भाई ये क्या बन गया, ये सीड बन गया ना। तो ये जो सीड है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो यहाँ पर रहता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। तो इस एम्ब्रियो को जब ये जर्मिनेशन होगा सीड के लिए, तो इसको फूड देने का काम करेगा। ये जो यहाँ पर इसका जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, बेसन, आटा, ये इसके लिए फूड है, हमारे लिए नहीं है। हम तो बस अतिक्रमण करके खा रहे हैं इसको। ये इसके लिए है, इसके लिए स्टोर करके रखा है। किसके लिए, इसके लिए, एम्ब्रियो के लिए है। तो जब ये सीड का जर्मिनेशन होगा, जब ये उगेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो एम्ब्रियो से हमें एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर सबसे पहले दिखेगी। जैसे हम बीजों को उगाते हैं तो स्प्राउट्स बनते हैं, तो सबसे पहले जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, वो ये है, रेडिकल। सबसे पहले रेडिकल बनेगा। देखो, रूट सबसे पहले बनेगी, फिर शूट बनेगा। तो ये सबसे पहले है ना, फर्स्ट वी सी द व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर रूट है। और ऊपर की तरफ जो हमें थोड़ा सा ग्रीन इस कलर में जो दिखाई देगा, वो होगा प्लूम्यूल, जिसको हम फ्यूचर सूट कहेंगे। यानी प्लूम्यूल से अब आगे फ्यूचर सूट बनेगा, रेडिकल से आगे फ्यूचर रूट बनेगी। ठीक है, दो पार्ट हो गए इसके, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल विल टर्न इनटू फ्यूचर सूट एंड रेडिकल विल टर्न इनटू फ्यूचर रूट। सबसे पहले कौन बनेगा, रेडिकल बनेगा, बाद में प्लूम्यूल बनेगा। तो प्लूम्यूल बन के अब इसमें जब लीफ आएगी, लीफ वाली स्टेज आएगी, लीफ आई, अब लीफ में क्लोरोफिल होगा और फोटोसिंथेसिस होगा, तब जाके इसको फूड मिलेगा। तब तक के लिए, इतनी देर तक जब तक इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फूड नहीं बनता, तब तक इसके डेवलपमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड फूड है, वो ये एंडोस्पर्म में जो स्टोर्ड फूड है, वो ये है।